सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है जुलाई मंथ की उसको देखेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो डिजिटल कॉलोनियलिज्म है। मैं हर एक कंपोनेंट की सेपरेट वीडियोस को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो डिजिटल कॉलोनियलिज्म के बारे में देखते हैं। वाई न्यूज़ में किस वजह से है। रिसेंटली जो फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसर्न्स को राइज किया है, किसको लेकर, डिजिटल कॉलोनियलिज्म को लेकर। जो डिपेंडेंस है फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसका हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पे एक प्राइम थ्रेट है, ठीक है। हमारी जो खुद मुख्तारगी है, सॉवरेनिटी है, उस पे ख़तरा है। न अगर हम बात करें जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरेन है, वो विदेशी है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल की अगर बात करें, गूगल प्ले स्टोर की अगर बात करें, इसके साथ साथ फेसबुक की अगर बात करें, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ठीक है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है। तो ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े बड़े आप देख रहे हो, ये कहाँ के हैं? ये फॉरेन हैं, ये विदेशी हैं, हमारा अपना कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिजिटल कॉलोनी है। पहले तो हम कॉलोनी के शिकार थे। कैसे? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली, कल्चर वगैरह वगैरह। किसके शिकार थे? कॉलोनी के शिकार थे। अब किसके शिकार हैं? अब डिजिटल कॉलोनी के शिकार हैं, ठीक है। पहले तो कॉलोनी के गुलाम थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। अब किसके गुलाम हैं? अब डिजिटल कॉलोनी के गुलाम हैं। नाउ डिजिटल कॉलोनियलिज्म क्या है? ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि एस्टैब्लिश करता है प्राइमेसी को इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज बाय बिग टेक कंपनीज, ठीक है। कौन करती हैं? बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, जो कि अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से डाटा का एक्सट्रैक्शन करती हैं, डाटा का एनालिसिस करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ओन प्रॉफिट एंड मार्केट इन्फ्लुएंस। जनता गई बाढ़ में, इनको लोगों के वेलफेयर से लेना देना नहीं है। दे डोंट केयर वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। इनको वेलफेयर से कुछ नहीं है, इनको अपने प्रॉफिट से है, ठीक है। नाउ ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? ये एनालाइज करती हैं लोगों के बिहेवियर और प्रेफरेंस को, इंडिविजुअल और कलेक्टिव बिहेवियर को, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, डीप लर्निंग है, ठीक है। तो इसी कॉलोनियलिज्म का हमारी सॉवरेनिटी पे बहुत खतरा है, क्योंकि ये डोमिनेंट बन चुकी है। कौन कौन से की पिलर हैं डोमिनेंस के? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डोमिनेंस। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बिग कॉरपोरेशंस जो हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज जो हैं उनको होल्ड कर लेते हैं बाय क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। दुनिया इन्हीं पे डिपेंडेंट है, दुनिया डिजिटली इन्हीं पे डिपेंडेंट है। इन्होंने मोनोपोली बना के रखी है और सर्च इंजन। गूगल की अगर बात करोगे, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, ठीक है, चैट जीपीटी है, ठीक है, यूट्यूब है। आई बात समझ में? नाउ इंपीरियल कंट्रोल ऑफ आर्किटेक्चर, इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि मॉडिफिकेशन और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है बाकी नेशंस के लिए, और उनको डिजिटल सेल्फ सफिशिएंसी से बाहर फेंक देता है, ठीक है। ऐप स्टोर पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है। गूगल ऐप जो है, इसके पास यूनिलेटरल डिसीजन है, ये एक्सरसाइज करता है अपने यूनिलेटरल डिसीजंस को कि कौन से ऐप्स और कौन से फीचर्स अलाउ करने हैं। अरे भाई, जब हमारे पास इंजन ही नहीं है तो ट्रेन के जो हमारे पास खाली डिब्बे हैं उनको कौन खींचेगा? जब इंजन ही नहीं है तो डिब्बों को कौन खींचेगा? खाली डिब्बे लगेंगे किसको काम के? ये हैं किस काम के? ये लगेंगे किस काम को?
ये तो फिर किसी काम के नहीं है। जब इंजन ही नहीं है तो इनको खींचेगा कौन, इनको चलाएगा कौन? आई बात समझ में? सबसे पहले इंजन बनाना है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमने कोई खाली डिब्बा बनाया और गूगल प्ले स्टोर से बोलते हैं हम कि अपने पास रखो। गूगल प्ले स्टोर बोलता है नहीं नहीं, हमारी मर्जी है, हम नहीं रखेंगे, इसमें फीचर नहीं है, ये फीचर हम मानते ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, वो रखता ही नहीं है अपने पास। ठीक है, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे, मनमानी करेंगे भी, ठीक है, ज़बरदस्ती करेंगे भी, मनमानी करेंगे भी, ठीक है, वो बोलेगा ला भाई फेंक पैसा, पैसा ला, पैसा पैसा फेंक और तमाशा देख। लेकिन फिर उन्हीं पे डिपेंड रह गए। ठीक है, वो अपने हिसाब से काम चलाएंगे, हम फिर पीछे हो गए। ठीक है, ग्लोबल सर्विलेंस कैपिटलिज्म, एडवांस डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये कॉरपोरेशंस जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, बिग कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको हेल्प करता है यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करने में। ठीक है, एंड फेवरेबल बिजनेस डिसीशंस को बनाने में, डिसीशंस को लेने में, बेस्ड ऑन ग्लोबल सर्विलेंस। ठीक है, टैग हिगेमनी, कुछ बिग टैग फर्म्स से जो एक नैरेटिव को चला रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल क्लाउड कंट्रोल जो है, ये इनके पास सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड जो क्लाउड सर्विस है सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। इनको अनपैरेलल पावर दिया गया है। ठीक है, किसके रिलेटेड? आवर ग्लोबल डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ये अपनी मर्ज़ी से स्टोरेज करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। कल्चरल इम्पीरियलिज्म, ठीक है, जो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डोमिनेंट कल्चर को शो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लैंग्वेज हैं, बाकी जो कल्चर्स हैं, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का, ये डोमिनेंट कल्चर जो है उसके वैल्यू को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज से, लोकल कल्चर से, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, नाउ की इश्यूज क्या क्या हैं डिजिटल कॉलोनियलिज्म के साथ? राइजिंग नॉर्थ साउथ डिस्पार्टीज। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में इनइक्वलिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, मोस्ट टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं? वो नॉर्थ में हैं, ग्लोबल नॉर्थ में। जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो ग्लोबल नॉर्थ में है। ग्लोबल साउथ जो है वो अभी भी अंडरमाइन है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, इनएडुकेट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे क्रिटिकल सेक्टर जो हमारे हैं वो वुलनरेबल हैं, दे आर वुलनरेबल एंड फॉरेन मैनिपुलेशन। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको लेकर बहुत खतरा है। ठीक है, नाउ प्राइवेसी एंड डिजिटल राइट्स, रिलायंस ऑन फॉरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो डिपेंडेंस है फॉरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ये प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारी जो लोकल बिजनेस है वो तो कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, लोग इनसे सबसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को ट्रैप करके रखा है। ठीक है, लोगों का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करके रखा है, उसको ट्रैक करके रखा है। ठीक है, और ये वहीं से रिकमेंड कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो लोकल जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ठप हो चुकी हैं। फॉरेन एक्सचेंज, रिटेलर्स हैं, माल्स हैं, रेडे वाले हैं, आई बात समझ में? वो जो है उनका जो काम है वो ठप हो चुका है। ठीक, नाउ रेगुलेशन में डिफ़िकल्टीज। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इनकेपेबल है इन साइबर स्पेस जैसी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसबाउंड्री नेचर है। ठीक है, इट इज़ इन ट्रांसबाउंड्री इन नेचर। आई बात समझ में? नाउ सम मेजर
सम मेजर्स टेकन बाय वायरस कंट्रीज टू टैकल डिजिटल कॉलोनियलिज्म। तो कौन कौन से मेजर्स हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, TPDP एक्ट। ठीक है, ये कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। ठीक है, और ये एप्लीकेबल है टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, नाउ कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है ये प्रिवेंट करता है अनफेयर प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन किसकी, कंज्यूमर्स की, और ये इंश्योर करता है फ्री ट्रेड को। ठीक है, नाउ ग्लोबल एडवोकेसी। ठीक है, इंडिया हैज़ एडवोकेटेड स्ट्रांगली एट G20, ब्रिक्स, WTO फॉर डाटा लोकलाइजेशन, किसके लिए, डाटा लोकलाइजेशन के लिए, डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए, और फेयर रूल्स के लिए। ठीक है, नाउ अंडर इंडियाज़ G20 लीडरशिप, ठीक है, एक टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया है फॉर एक्सपैंडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, DPI ग्लोबली। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, नाउ और भी कुछ इफोर्ट्स हैं। ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये अल्टरनेट है टू ई-कॉमर्स मोनोपोलीज। ठीक, नो अदर नेशंस की बात करें, यूरोपियन यूनियन, डाटा एक्ट, डाटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रूल। ठीक है, ये सेफ गार्ड करता है किसको, यूरोपियन सिटीजन्स के डाटा राइट्स को, और ये डिजिटल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है। चाइना का डिजिटल सिल्क रोड, ठीक है, जो कि कोर कंपोनेंट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। रशिया की अगर बात करें तो सॉवरेन इंटरनेट लॉज 2019। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड देखते हैं। डिजिटल सॉवरेनिटी, स्टेट जो है ये अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है किसके ऊपर, अवर इट इज़ ऑल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, हर एक डिजिटल एसेट पे। इसमें क्या क्या है, इसमें इंटायर वैल्यू चेन इंक्लूड होती है डाटा की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड नॉलेज। ठीक है, डाटा लोकलाइजेशन। ठीक है, जो स्टोरेज है, डाटा ट्रांसफ़र है, डाटा प्रोसेसिंग है, ये विद इन नेशनल बॉर्डर्स होना चाहिए, और ये विद इन लीगल जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, उससे बाहर नहीं। ठीक, नाउ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। ठीक है, एक फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए डाटा जनरेशन, प्रोटेक्शन, शेयरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर डाटा। ठीक है, एंड रिफॉर्मिंग द डाटा साइकिल, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन एंड रीयूज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, डिजिटल डिवाइड जो है उसको ब्रिज करना है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, इथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर मैनकाइंड। आई बात समझ में? आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। नाउ ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ में किस वजह से है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। किस वजह से, क्योंकि ये ऑब्सीन कंटेंट को चला रहे थे। नाउ मोर ऑन द न्यूज़, इनको बैन किया गया है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के दौरान रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 ऑब्सीन को डिफाइन किया है एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19, यानी कि इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है आर्टिकल 19 के अंडर।
नाउ नीड फॉर कंटेंट रेगुलेशन, क्या ज़रूरत है कंटेंट रेगुलेशन को? सोसाइटल रीच एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मोर देन 950 लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो अनरेगुलेटेड कंटेंट है ये हमारे स्टेट सोसाइटी के डाइवर्स सेक्शन पे बुरा असर डाल सकता है। ठीक है। वायोलेंस एंड बिहेवियर, एक स्टडी आई 2010 में। इस स्टडी ने एनालाइज किया कि जो पोर्नोग्राफी वीडियोस हैं इसमें जो 90% सीन्स हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन है। नो प्रोटेक्टिंग वुलनरेबल ग्रुप्स, इसमें चिल्ड्रन है, वुमेन है और मिनॉरिटी। अगर अर्ली एक्सपोजर होगा एक्सप्लिसाइट कंटेंट का हमारे बच्चों को, ठीक है, तो ये बच्चों को हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करने से डिस्टॉर्ट कर सकता है। वुमन की अगर बात करें तो वुमन को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा सकता है एंड इनइक्वलिटी इंक्रीज हो सकती है। वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो नॉर्मलाइज हो सकती है अगर इस कंटेंट को हम रेगुलेट नहीं करेंगे। नो मिनॉरिटी पे भी इसका बुरा असर है। इथिकल इम्परेटिव, ये जो ऑब्सीन कंटेंट है, अनरेगुलेटेड कंटेंट है, ये हमारी सोसाइटी को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है हमारे सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को। ह्यूमन एज अ मीन्स, ठीक है, ये लोगों को ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट की तरह देखेगा। ये वायोलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ कांट, ठीक है, विच डिक्टेट्स अगेंस्ट यूजिंग ह्यूमन एज अ मीन्स टू एंड। आई बात समझ में? अनइक्वल इम्पैक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन, जो लो इनकम पीपल हैं या फिर जो जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, पुअर डिजिटल लिटरेसी है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं ऑब्सीन कंटेंट के सबसे ज़्यादा शिकार हैं। नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। IT एक्ट 2000, ठीक है, सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A जो है डील करता है पब्लिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। सेक्शन 69A एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली ब्लॉक कर सकती है पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। सेक्शन 79 इट ग्रांट सेफ हार्बर, ठीक है, protection to intermediaries including OTT platforms from liability for third party content. IT Rule 2021 under IT Act 2000 issued by Ministry of Electronics and Information Technology, ठीक है। सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ये डिफाइन करता है टर्म ऑब्सीन को एंड ये क्रिमिनलाइज करता है डिसमिनेशन ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग दोज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको इलीगल मानता है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल जिसमें वुमेन का गलत रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। नाउ चैलेंजेस इन रेगुलेटरी कंटेंट, सबसे पहले रेगुलेटरी चैलेंज की बात करते हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी ओवरलैप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिवीजन है बिटवीन MeitY जो कि IT रूल्स को फ्रेम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो कि कंटेंट को देखती है। इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का चैलेंज है। वही बात समझ में? टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, तो यहाँ पे प्राइवेसी फ्यूचर मिल जाते हैं, इस वजह से जो इलीगल कंटेंट है वो फैल जाता है बिना किसी सिक्योरिटी नहीं किए। सोशल मीडिया एल्गोरिथम, यूजर्स फीडबैक लूप में ट्रैप हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर कभी कभी एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो जाता है इस सुगेस्टिव कंटेंट का तो जो रिकमेंडेशन है वो बार बार फिर ट्रिगर करती रहेंगी। अगर आप कोई फ़नी वीडियो देख लेते हो किसी भी सोशल मीडिया पे फिर आपको बार बार फ़नी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप कुकिंग की वीडियो देख लेते हो फिर बार बार वही आएगा। अगर आप लेक्चर देख लेते हो फिर बार बार वही आएगा।
ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। नो, वीपीएन का भी इस्तेमाल हो रहा है। क्रिएटिव फ्रीडम, बेनस एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है ये क्रिएटिव फ्रीडम पे दबाव डाल सकती है। नो, वे अहेड क्या करना चाहिए? मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस। ठीक है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके साथ हमें कंसल्ट करना है। ठीक है। नाउ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है इस कंटेंट को फिल्टर करने में। सेल्फ रेगुलेशन को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। हमें बेस्ट प्रैक्टिस से क्या करना है? लर्न करना है। आई बात समझ में? अदर कंट्रीज़ के क्या क्या रूल्स हैं उनसे लर्न करना है। यूरोपियन यूनियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया में तो बिलो 80 जो इंटरनेट है वो बैन कर दिया गया है। आई बात समझ में? बिलो 60 में भी, यहाँ बिलो 80 तो इंटरनेट जो है वो बैन है बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स ने अनवील किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को। नाउ, की फीचर्स क्या हैं इसके? ये सेकंड पॉलिसी है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आफ्टर 2002। पहली पॉलिसी जो थी वो 2002 की थी। नाउ, विजन क्या है इसका? कोऑपरेटिव्स को की ड्राइवर्स बनाना फॉर विकसित भारत 2047 के लिए थ्रू शाकर से समृद्धि। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, 50 करोड़ सिटीजन्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के मेंबर नहीं हैं, या फिर वो इनएक्टिव मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो इनको एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव सेक्टर में। नो, इसके 6 पिलर्स हैं, 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं, इन्फोग्राफिक्स में चलते हैं। देखो, फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन पहला पिलर, वाइब्रेंसी एंड इनोवेशन, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, इंक्लूसिविटी एंड रिसर्च, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन एंड यूथ इंगेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इसके। ठीक है। आई बात समझ में? ओके। नो, अदर की फीचर्स की बात करते हैं। पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड है? लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। ये जो की फीचर्स ये इनकवरेज करते हैं स्टेट को टू अमेंड कोऑपरेटिव लॉज टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस। किस सेक्टर में? कोऑपरेटिव सेक्टर में। नाउ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ठीक है। जो टैक्सेस हैं उनको कम करना और कोऑपरेटिव्स को एलिजिबल बनाना फॉर सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंस इंसेंटिव्स अवेलेबल टू कोऑपरेट्स। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, टैक्सेस को कम करना, कोऑपरेटिव्स को एलिजिबल बनाना। ठीक है। नाउ, बिजनेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ये इनकवरेज करता है स्टेट्स एंड यूटीज़ को टू डेवलप एट लीस्ट वन मॉडल कोऑपरेटिव विलेज, यानी कि वो एक मॉडल कोऑपरेटिव विलेज को डेवलप करें। ठीक है। एंड सपोर्ट करें ब्रांडिंग को अंडर दी भारत ब्रांड। ठीक है। किसके अंडर? भारत ब्रांड के अंडर। फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अ नेशनल कोऑपरेटिव स्टॉक। ठीक है, जो कि इंटीग्रेटिंग है विद एग्री स्टॉक एंड डाटा बेस। न्यू सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना। ठीक है। एक्सपैंड करना कोऑपरेटिव्स को इन न्यू सेक्टर्स। इसमें क्लीन एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है एंड टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, वुमन, यूथ, SC ST को भी इंक्लूड करना किसमें? कोऑपरेटिव सेक्टर में। और क्या है? जो कोऑपरेटिव सेक्टर है इसकी GDP जो है, GDP कंट्रीब्यूशन को ट्रिपल करना 2034 तक। कब तक? 2034 तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नंबर जो है वो 30% से इंक्रीज करना। आई बात समझ में? नाउ, मॉनिटरिंग करना कोऑपरेटिव सेक्टर को
बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन कोऑपरेटिव पॉलिसी। इसको चेयर कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। नाउ कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं इंडिया में, तो ऑरिजिन की अगर बात करते हैं तो ये ऑरिजिन होता है सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत। ठीक है, एज अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरह ये इसका ऑरिजिन होता है, इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। नाउ डेफिनेशन की अगर बात करें, ये एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है पर्सनस का। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ये वॉलंटियरली यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ताकि उनकी जो कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स हैं वो पूरी हों। ठीक है, थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली मेंबर कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। ठीक है, ये जॉइंटली इसको ओन करते हैं और डेमोक्रेटिकली इसको कंट्रोल करते हैं। इसका इलेक्शन होता है, लीडर को ये प्रेसिडेंट या जो भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको ये इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ स्टेटस की अगर बात करें तो इंडिया में 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 6 लाख नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कंज्यूमर हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आते हैं। मोर देन 30 करोड़ पीपुल जो हैं वो एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं किसके साथ? कोऑपरेटिव्स के साथ इंडिया में। ठीक है, टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउसिंग, डेयरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स 97th अमेंडमेंट लाया था हमने 2011 में, तो इसके थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, पार्ट 9B नया पार्ट लाया, इसमें हमने आर्टिकल 243ZH2, ठीक है, यहाँ से लेकर 243ZT तक ये हमने आर्टिकल इंसर्ट किए फॉर कोऑपरेटिव गवर्नेंस। कोऑपरेटिव गवर्नेंस कैसे चलेंगे, मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सारे फंक्शंस इसमें हमने रखे। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, ये हमारे यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनियन लिस्ट है, यहाँ पे 3 लिस्ट्स होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 काइंड्स की लिस्ट्स होती हैं और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट की स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कौन कौन करता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। फिर स्टेट कोऑपरेटिव्स, ये हमारे स्टेट लिस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में, इसको गवर्न करती है रेस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, अपलिफ्टिंग द रूरल इकोनॉमीज़। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को फॉस्टर, मतलब बाय फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, 1/3 जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? कोऑपरेटिव्स के साथ। ठीक है, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना। ठीक है, इससे फार्मर्स की इनकम बूस्ट होती है। फार्मर जो है वो अपनी रिसोर्सेज को यहाँ पे पूल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कारोबार चलता है फार्मर्स का। फॉर एग्जांपल अमूल मॉडल ऑफ गुजरात। ठीक है, सोसाइटल इम्पैक्ट, वुमन को एम्पावर करना, सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ULCCS, ये केरला की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ग्रीन प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, कम्युनिटी टाइज को स्ट्रांग बनाना। ठीक है, नाउ इक्वलिटी, 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम जो है ये इक्वलिटी को इंश्योर करता है विद इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लीडरशिप,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना, ये लीडर को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, जो कि लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने में भी हेल्प होती है। अगर इन महाराष्ट्र में हम बात करें तो बहुत सारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? हर किसी चीज़ के बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं, तो इसके भी कुछ चैलेंजेस होंगे। ठीक है, हर्डल्स हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज, स्पेशली जो इमर्जिंग और रूरल इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कोऑपरेटिव्स जो हैं इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो जैसी चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, किसके लिए? इफ़ेक्टिवली फंक्शन के लिए। आई बात समझ में? पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफियर कर देती हैं, अपनी टांग अड़ाती हैं, बीच में घुस जाती हैं, अपना चमचा जो है उसमें वो घुसा लेती हैं। तो इस वजह से जो लीडरशिप है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, इस वजह से इनएफिशिएंसी, कोई भी इफ़िशिएंसी नहीं होती। ठीक है, नाउ complex regulatory requirements, bureaucratic hurdle, or slow development in cooperative societies. Lack of familiarity with digital tools. 95% cooperative members जो हैं वो familiar हैं with digital tools. 55% जो हैं वो familiar नहीं है किसके साथ? डिजिटल टूल्स के साथ, उनके पास डिजिटल टूल्स की नॉलेज नहीं है। रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, इनके पास 75% ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो इनके पास है। कितना? 75% ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बाकी चैलेंजेस की बात करते हैं। स्किल्ड फोर्स का शॉर्टेज होना, लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान कोऑपरेशन नहीं होती। आई बात समझ में? जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको हम स्ट्रांग बना सकते हैं बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक है, हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लाना है। आई बात समझ में? और हमें इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, वीकर सेक्शन जो है उसको इमेज करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है। ठीक है, नाउ मेजर्स को लाना है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स जैसी चीज़ों को यहाँ पे लाना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो स्ट्रांग बन सकती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ PRI फाइनेंसिंग। नाउ PRI फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो ये न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ये एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं अबाउट द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स अंडर द पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, नाउ मोर ऑन द न्यूज़। तो ये किसके बारे में डिवोल्यूशन है? पार्शियल डिवोल्यूशन ऑफ 3 Fs, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज। नाउ फर्दर फोकस किस पे है? फाइनेंशियल इश्यूज जो कि PRI अब तक फेस कर रहे हैं। नाउ सोर्सेज क्या है PRI के लिए? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर PRI, टैक्स डिवोल्यूशन एंड ग्रांट ऑफ फंड्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स मिलती हैं। ओवन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 43H जो है ये एम्पावर करता है पंचायत को टू इम्पोज, कलेक्ट, एलोकेट टैक्सेस, ड्यूटीज, टूल्स एंड फीस। ठीक है, अदर सोर्सेज की अगर बात करें तो अदर सोर्सेज में पंचायत जो हैं ये फंड्स को रिसीव कर सकती हैं फॉर एक्सिक्यूटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। नाउ इश्यूज़ क्या क्या हैं फाइनेंस ऑफ PRI के रिगार्डिंग? डिक्लाइनिंग बजटरी एलोकेशन टू PRIs। ठीक है, यूनियन बजट जो है ये रिड्यूस कर दिया गया है, किसके लिए? PRI के लिए, जो कि खतरा है फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। नाउ इम्बैलेंस इन टाइड एंड यूनाइटेड ग्रांट्स। ठीक है, अगर हम 15th जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स हैं उनकी बात करें, किसके लिए? PRI के लिए। इसमें 40% यूनाइटेड थी और 60% टाइड थी। यूनाइटेड जो है ये फ्लेक्सिबल यूज़ के लिए और टाइड जो है ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए
जैसे कि सैनिटेशन वगैरह है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या हो रहा है, फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन, दिस लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आई बात समझ में। नाउ डिलेज इन पंचायत इलेक्शन ड्यू टू लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। तो पंचायत का जो इलेक्शन है इसमें डिले हो रहा है, इस वजह से जो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन है किसका, फंड्स का, उसमें रुकावट आ रही है। ये एक मेजर रुकावट है फंड्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। नाउ इश्यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसके जो फंक्शंस हैं इनमें इश्यूज है, जिस वजह से प्लानिंग में प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेगमेंटेड प्लानिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसको एस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, टू कंसोलिडेट प्लान्स जिनको प्रिपेयर करती है म्यूनिसिपलिटीज़ एंड पंचायत्स। म्यूनिसिपलिटीज़ और पंचायत्स के जो भी प्लान होते हैं उनको कंसोलिडेट करना। ठीक है, इरेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ओनली 9 स्टेट्स जिन्होंने 6th फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया। ठीक है, तो इस वजह से जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है टू PRI उसमें डिले हो रहा है। आई बात समझ में। पोर कंप्लायंस इन अपलोडिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, ऑन किस पे, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है रिलीज ऑफ फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू PRI। ठीक है, नाउ वीक ओवन सोर्सेस रेवेन्यू, ओवन सोर्सेस रेवेन्यू जनरेशन, वीक ओवन सोर्सेस रेवेन्यू जनरेशन। अकॉर्डिंग टू RBI के मुताबिक अगर हम बात करें, ओवन सोर्स रेवेन्यू जो है पंचायत के लिए ये ओनली 1.1 है। कितना, 1.1, 1.1% है उनकी टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, इस वजह से जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो कम हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ PRIs, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, PRIs जो है ये सेंटर और स्टेट स्कीम्स को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग एक्चुअल बेनिफिशरीज। किनको, एक्चुअल बेनिफिशरीज को और लोकल नीड्स को। ठीक है, और ये लोकल नीड्स को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। कौन, PRI। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, PRI जो है ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अमूल जो है वो ओरिजिन हुआ था एट पंचायत लेवल। ठीक है, इसके साथ साथ ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस को भी सपोर्ट कर रही है पंचायत। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल सोशल फॉरेस्ट्री एटसेट्रा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। PRI हमें हेल्प करते हैं 2030 जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हेल्प कर रही हैं बाय लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हेल्थ की अगर बात करें, PRI जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ये मेंटेन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स को, क्लिनिक्स को, डिस्पेंसरीज को। जो लोकल हेल्थ कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं PRIs। अगर हम RBI के मुताबिक बात करें तो वो स्टेट्स जहाँ पे पंचायत का हाई स्कोर है हेल्थ, न्यूट्रिशन में और सैनिटेशन में, यहाँ पे लोअर रूरल इन्फेंट मोर्टेलिटी है। एजुकेशन की बात करते हैं, PRI जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जो इनरोलमेंट है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट को कम कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिटी को भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये काम किसका है, PRI का।
PRI इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वुमेन इज़ एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन का एम्पावरमेंट जो है पंचायती राज में, गवर्नेंस में, वो इम्प्रूव हुआ है। 1/3 रिजर्वेशन जो है वो हमने वुमेन्स को दी है, ठीक है। तो वुमेन जो है वो लोकल गवर्नेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वुमेन की जो भी नीड्स होती हैं उनको लेकर। नाउ इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव फाइनेंस फॉर PRI, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फॉर कैरिंग आउट ऑनलाइन ऑडिट्स ऑफ पंचायत अकाउंट्स फॉर ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन। सवा मितवा डाटा इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडेशन फंड विद PRI, इसको शेयर करना है किसको, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडेशन फंड को, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम लाया है PRI के लिए, ठीक। नो ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इस पे हर एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अपलोड किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। नाउ रिकमेंडेशन इज गिवन इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन है, रीएलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइड फंड्स हैं और यूनाइट फंड्स हैं जिनको फ्लेक्सिबल बनाना है। कंटिन्यूटी इन केस ऑफ इलेक्शन डिलेज, ठीक है, अगर इलेक्शन का डिलेस हो जाता है तो इलेक्शन को क्या करना चाहिए, हेल्ड करना, इलेक्शन को जल्दी करवाना चाहिए, टाइमली इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा डिले हो जाता है तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लाया जाए जिसकी वजह से कंटिन्यूटी इंश्योर हो, ठीक है, कोई हर्डल पेश ना आए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं क्लियर और डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ताकि जो फंड्स का एलोकेशन है वो टाइमली हो, ठीक है। रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म और सिंपल फॉर्मेट में। नाउ इंश्योर टाइमली ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम अपलोड्स, ठीक है, डाटा को टाइमली अपलोड करना चाहे, ठीक है। नाउ एडवोकेट डिवोल्यूशन, ईच स्टेट मस्ट प्रिपेयर टाइम बॉन्ड रोड मैप फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू PRIs, ठीक है। तो एडवोकेट डिवोल्यूशन करना है हमें किसमें, पावर्स में, ठीक। नाउ इसके साथ साथ ओवन सोर्सेस रेवेन्यू जनरेशन को स्ट्रांग बनाना है, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फॉर रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में देखते हैं। न्यूज़ में किस वजह से है, रवि ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल, इनको बनाया गया था 1986 में और इसको एक्सटेंशन मिली है अनदर ईयर के लिए टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग इशू बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। नाउ मोर ऑन द न्यूज़, सेंटर एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को बना रहा है किसके लिए, पल्लावरम बानाक चिरला लिंक प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी पेंडिंग इंटर स्टेट वाटर इशू से बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश उनको देखने के लिए, ठीक है। एडिशनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दरमियान एक वाटर डिस्प्यूट है, महानदी वाटर डिस्प्यूट, ये भी इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है इंडिया में वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से चले आ रहे हैं, ठीक है। विद कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिश कंट्रोल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, कौन सा वाटर डिस्प्यूट था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। नाउ रीजन्स क्या क्या है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर, एसिमेट्रिक एक्सेस टू रिवर वाटर रिसोर्सेस, सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जब रिवर फ्लो होती है अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, अपर रिपेरियन स्टेट जो है इसको एडवांटेज मिल जाता है किसका, रिवर वाटर का एक्सेस मिल जाता है। नाउ
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रिवर बेसन बेस्ड जो बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, तो इस वजह से डिस्प्यूट्स जो है वो राइज हो जाते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस वजह से जो वाटर की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डिस्प्यूट्स अक्सर तब राइज होते हैं जब एक स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लगाता है। मेजर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स हैं, नर्मदा कावेरी रिवर बेसन डिस्प्यूट ये एग्जांपल है, तो दूसरा स्टेट जो है ये कंसर्न्स को राइज कर लेता है तो डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेड वाटर गवर्नेंस अप्रोच, यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, किसको लेकर, फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट प्रोस्पेक्टिव, रिडक्शनिस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अनसाइंटिफिक अप्रोच, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड रिवर बेसन बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर डाटा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है डाटे में, डाटा कलेक्शन में ऑफ रिवर वाटर रिलेटेड, इसका फ्लो क्या है, कैसे है, इसका वॉल्यूम क्या है, इन चीज़ों के बारे में कोई भी यूनिफॉर्म डाटा नहीं है। ठीक है। नाउ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स क्या हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 262, ठीक है, ये एजुडिशन को प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर। पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से एजुडिशन प्रोवाइड कर सकता है किसी भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर। ये आर्टिकल 262 सब क्लास 1 है, सॉरी क्लास 1 है। नियदर पार्लियामेंट नॉर एनी अदर कोर्ट ये जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। आर्टिकल 262 सब सॉरी क्लास 2, ठीक है, मैं सब क्लास बोल जाता हूँ लेकिन ये क्लास 2 है। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट जो है ये आर्टिकल 262 के अंडर 2 लॉज को इनेक्ट कर सकता है। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रिवर बोर्ड को एस्टेब्लिश करे फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करके। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 यूनियन गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश कर सकती है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, ठीक है, उसको एडजुडिक्शन प्रोवाइड करने में, अगर स्टेट रिक्वेस्ट करेगा, इफ रिक्वेस्टेड बाय स्टेट, ठीक है, स्टेट की रिक्वेस्ट पे। नाउ 7th शेड्यूल की बात करते हैं, एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट, ठीक है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। एंट्री 7 ऑफ द स्टेट लिस्ट, यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल पावर बनाती है, लॉ बनाती है, स्टेट लॉ बनाती है और दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। ठीक है। एंट्री 17 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1, ठीक है, क्या है, दीज आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1। आई बात समझ में ना। चैलेंजेस क्या क्या है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। सबसे पहले डिलेज, यहाँ पे एक्सट्रीम डिलेज हैं। एक्सट्रीम डिलेज जो है ये मेजर इशू है, तो ये 3 मेन एरियाज़ में होते हैं। कौन कौन से एरियाज़, कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिब्यूनल्स को बनाने में। कावेरी ट्रिब्यूनल को बनाया गया था 1990 में आफ्टर डिकेड्स ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट्स। ठीक है। ट्रिब्यूनल अवार्ड डिलीवरी, नर्मदा की बात करें तो 9 साल, कृष्णा की 4 साल,
गोदावरी की बात करें तो 10 साल। अवार्ड नोटिफिकेशन एंड इन्फोर्समेंट, डिलेज हो जाती है अवार्ड को पब्लिश करने में, जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसको पब्लिश करने में। इन ऑफिशियल गेस्ट, कृष्णा को 3 साल लगे, गोदावरी को 1 साल लगा। ठीक है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये बताता है कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, एक बार ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गेस्ट में तो ये फोर्स में आएगा सेम तरीके से जैसे कोई ऑर्डर या डिक्री जो सुप्रीम कोर्ट की फोर्स में आती है, वैसे ही ये डिसीजन जो है ये फोर्स में आएगा। नो पॉलिटाइजेशन, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स को कभी कभी पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, ना कि साइंटिफिकली। इस वजह से इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज हो जाते हैं। लैक ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इग्नोर कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटीज़ और इंडोजीनियस पॉपुलेशन जो है, बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट और कंसर्न उसको। इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इसमें इंटर हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता, आई बात समझ में। वो पार्टीज़ को दोबारा जाए, पार्टीज़ को ये बताएगा कि आप दोबारा जाओ ट्रिब्यूनल के पास फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो कावरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था, इसकी रिपोर्ट और जो इसका डिसीजन था वो 2007 में आया था। ठीक है। तो पार्टीज़ जो हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट चला गई। ठीक, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक चैलेंज माना जा सकता है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मेजर्स कौन कौन लिए गए हैं टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। ठीक है। यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, ठीक, जो कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। सिंगल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी गई है किसके लिए, अवार्ड को कंप्लीट करने के लिए। नाउ ड्राफ्ट रिवर बेसन मैनेजमेंट बिल 2018, इसका मकसद है इस बिल का, इसको प्रपोज किया गया था प्रिंसिपल्ड अप्रोच पे ऑफ पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, इक्विटेबल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर, इंटीग्रेटेड रिवर बेसन मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं सरप्लस रीजन से डिफिसिट रीजन में, ताकि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो सके। वे फॉरवर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एज अ फैसिलिटेटर एक्ट कर सकती है, मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है। पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल एंड रिवर बेसन मैनेजमेंट बिल 2018। नाउ रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं इन हायर जुडिशरी। तो बहुत सारे मेंबर्स ने मोशन को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, जो जस्टिस विश्वनाथ वर्मा है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। 145 लोकसभा मेंबर्स ने साइन किया है मोशन को अगेंस्ट द जस्टिस वर्मा, और ये किसके अंडर है, अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह राज्यसभा में मोर देन 50 मेंबर्स ने साइन किया है मोशन को। ठीक है। ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जजेस। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये डील करता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ग्राउंड्स क्या क्या है रिमूवल के, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। ठीक है। प्रूवन मिसबिहेवियर होगा और इनकेपेसिटी होगा तो तभी वो रिमूव हो सकता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 डील करता है विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोसीजर,
किसके लिए? फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी ऑफ अ जज अंडर आर्टिकल 124 क्लास 4। ठीक है। नाउ प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, जिसको हमने इनेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 124 क्लास 5। ठीक है। आर्टिकल 217 क्लास ए सब क्लास बी ये डील करता है रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, किसको लेकर? हाई कोर्ट के जज को लेकर। ठीक है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है इसके ऑफिस से। इसको कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 124। ठीक है। जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। ठीक है। आर्टिकल 218, ठीक है, ये एक्सटेंड करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लास 4 एंड क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 124 टू हाई कोर्ट। ठीक है, बात समझ में आई? आर्टिकल 218 ये एक्सटेंड करता है एप्लीकेबिलिटी किसकी? क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 124 4 क्लास 5 क्लास अंडर आर्टिकल 124 टू हाई कोर्ट्स। ठीक है, किसकी ओर? हाई कोर्ट की ओर। हाई कोर्ट के ऊपर भी ये एक्सटेंड हो सकती है। नो स्टेप्स क्या है रिमूवल प्रोसेस के लिए? इनिशिएशन, शुरुआत कहाँ से होगी? मोशन। ठीक है, प्रोसेस रिमूवल मोशन जो है इसको साइन कर सकते हैं 100 मेंबर्स लोकसभा, 50 मेंबर्स राज्यसभा, और ये किसको देनी है? स्पीकर और चेयरमैन को। ठीक है। मस्ट हैव 100 मेंबर लोकसभा एंड 50 मेंबर राज्यसभा। क्वेश्चन याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कमेटी फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, 3 मेंबर की कमेटी बनती है। ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी, इसमें कौन कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है। कमेटी अगर ये देखेगी कि हाँ ये गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो फिर इसके बाद मोशन को हाउस में भेजा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलता है। ऑरिजिनेटिंग हाउस जो है ये मोशन को पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद सेकंड हाउस में चला जाता है। ठीक है। दूसरा हाउस भी क्या करता है? ये भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आती है। पास होने के बाद ये जो प्रेसिडेंट की पास सामने रखा जाता है बिफोर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करता है? फिर ये एक ऑर्डर को इशू करता है, रिमूवल ऑर्डर को। तो ये सेम सेशन में क्या होना चाहे? ये प्रेजेंट होनी चाहिए प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। देन उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिमूवल ऑर्डर को इशू करेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी वर्ड इम्पीचमेंट या रिमूवल के लिए जो वर्ड इम्पीचमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट हम शॉर्ट न्यूज़ की ओर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट है। अगर हम 17th लोकसभा सेशन में देखें, जो लोकसभा है वो 88% जो इसको टाइम दिया गया था उसमें से 88% ये फंक्शन में था, जबकि जो राज्यसभा है वो 73% वर्क में था। ठीक है। नाउ अगर हम 1950 की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट जो था ये हर साल 120 से लेकर 140 डेज़ काम करता था, मीट होता था, जो कि अब 60 to 70 डेज़ है, आज तो 60 से 70 डेज है। ठीक है। नो इश्यूज़ कौन कौन से हैं विद पार्लियामेंट्री डिसरप्शन? सबसे पहले रीजंस देखते हैं डिसरप्शन के। यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं टू गेन ग्रेटर पब्लिसिटी एंड विजिबिलिटी इन पब्लिक, एंटी डिफेक्शन लॉ,
डिस्ट्रप्शन जो है ये राइज होता है कंट्रोवर्शियल नेशनल और रीजनल इश्यूज़ की वजह से, जो कि पब्लिक अटेंशन चाहता है, ठीक है, जो कि पब्लिक अटेंशन को डोमिनेट करता है। आई बात समझ में? नाउ इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टीज, इसका मतलब है लेस डिबेट टाइम और मोर डिस्ट्रप्शन आवर अनलिस्टेड इश्यूज, ठीक है। नाउ इश्यूज कौन कौन से हैं पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन के साथ? ये हमारी जो डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी है उसको कमज़ोर कर देगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिबेट में क्या होता है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ये क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, तो जब डिस्ट्रप्शन होगा तो इस वजह से ये क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, जो कि की पार्ट है डेमोक्रेसी का। मॉनेटरी कॉस्ट, पार्लियामेंट को रन करने में बहुत सारी कॉस्ट लगती है, 2.5 लाख पर मिनट, इमेजिन करो। नाउ पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर देगा पार्लियामेंट पे जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो इरोड हो जाएगा, ठीक है। नाउ मेजर्स कौन कौन से अडॉप्ट करने चाहें ताकि हम पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन को क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें? हमें डेडिकेटेड टाइम देना है अपोजिशन के लिए, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक 20 डेज़ का टाइम होता है अपोजिशन के लिए हर साल, ताकि अपोजिशन जो है वो अपना एजेंडा जो है उसको डिसाइड कर सके, ठीक है। नो इथिक्स कमेटी को स्ट्रांग करना है ताकि वो डिस्ट्रप्शन उसको मॉनिटर कर सके और रिपोर्ट कर सके और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। एनुअल पार्लियामेंट्री कैलेंडर हमें बनाना है, शेड्यूल हमें सेट करना है सेटिंग्स के लिए, ठीक है, सेशंस के लिए कब क्या करेंगे, कब क्या होगा, ताकि जो डिस्ट्रप्शन से उनको कम किया जा सके। साल के शुरुआत में हमें क्या करना है, कैलेंडर बनाना है। आई बात समझ में? ठीक। नाउ नेक्स्ट, नाउ रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं इन हायर जुडिशरी। तो बहुत सारे मेंबर्स ने मोशन को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, जो जस्टिस विश्वनाथ वर्मा है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। 145 लोकसभा मेंबर्स ने साइन किया है मोशन को अगेंस्ट द जस्टिस वर्मा, और ये किसके अंडर है? अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह राज्यसभा में मोर देन 50 मेंबर्स ने साइन किया है मोशन को, ठीक है। ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जजेस। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये डील करता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ग्राउंड्स क्या क्या है रिमूवल के? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूवन मिसबिहेवियर होगा और इनकैपेसिटी होगा तो तभी वो रिमूव हो सकता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 डील करता है विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोसीजर, किसके लिए? फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ठीक है। नाउ प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, जिसको हमने इनेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 5, ठीक है। आर्टिकल 217 क्लॉज ए सब क्लॉज बी ये डील करता है रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, किसको लेकर? हाई कोर्ट के जज को लेकर, ठीक है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है इसके ऑफिस से। इसको कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124, ठीक है। जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 218, ठीक है, ये एक्सटेंड करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लास 4 एंड क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 124 टू हाई कोर्ट, ठीक है। बात समझ में आई? आर्टिकल 218 ये एक्सटेंड करता है एप्लीकेबिलिटी किसकी? क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 124 4 क्लास 5 क्लास अंडर आर्टिकल 124 टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। किसकी ओर? हाई कोर्ट की ओर। हाई कोर्ट के ऊपर भी एक्सटेंड हो सकती है। नो स्टेप्स क्या है रिमूवल प्रोसेस के लिए? इनिशिएशन, शुरुआत कहाँ से होगी? मोशन, ठीक है, प्रोसेस।
रिमूवल मोशन जो है इसको साइन कर सकते हैं 100 मेंबर्स लोकसभा, 50 मेंबर्स राज्यसभा, और ये किसको देनी है? स्पीकर और चेयरमैन को। ठीक है, मस्ट हैव 100 मेंबर लोकसभा एंड 50 मेंबर राज्यसभा। क्वेश्चन याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेटी फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, 3 मेंबर की कमेटी बनती है। ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी, इसमें कौन कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, कमेटी अगर ये देखेगी कि हाँ ये गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो फिर इसके बाद मोशन को हाउस में भेजा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलता है। ऑरिजिनेटिंग हाउस जो है ये मोशन को पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद सेकंड हाउस में चला जाता है। ठीक है, दूसरा हाउस भी क्या करता है? ये भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आती है, पास होने के बाद ये जो प्रेसिडेंट की पास सामने रखा जाता है बिफोर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करता है? फिर ये एक ऑर्डर को इशू करता है, रिमूवल ऑर्डर को। तो ये सेम सेशन में क्या होना चाहे? ये प्रेजेंट होनी चाहिए प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिमूवल ऑर्डर को इशू करेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी वर्ड इम्पीचमेंट या रिमूवल के लिए जो वर्ड इम्पीचमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, नाउ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क जो है उसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। नाउ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानते हैं। इसको डेवलप किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने अंडर मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी, इसका एम क्या है? इसका एम है टू क्रिएट अ कॉम्पिटेंट एंड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज को, जो कि वर्क करे टुवर्ड्स इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड एन आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं NSCSTI के? एस्टेब्लिश करना बेस लाइन ऑफ कैपेसिटीज़ विद इन सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो स्ट्रक्चरल टूल प्रोवाइड करें जो ये इंस्टीट्यूशन से इनके मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए, एंड स्टैंडर्डाइज कैपेसिटी बिल्डिंग बाय सेटिंग क्लियर प्रोसीजर्स। किसके लिए? सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे की 8 पिलर्स हैं एक्सीलेंस के: ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट एंड कोर्स डिज़ाइन, फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग टारगेट्स, ट्रेनी सपोर्ट। ठीक है, डिजिटलाइजेशन एंड ट्रेनिंग डिलीवरी, कोलाब्रेशन, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये 8 पिलर्स हैं एक्सीलेंस के। नो NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क ये इंट्रोड्यूस क्या क्या करता है? इट इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड एंड AI ड्राउन लर्निंग मॉडल्स। इट इनकॉर्पोरेट्स इंक्लूसिव डिज़ाइन जो कि सूटेबल है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड इट फॉस्टर्स द अडॉप्टेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस बाय रिमूविंग बैरियर्स किसके दरमियान बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया है 2021 में। इसका पर्पस क्या है? बिल्ड करना क्रेडिबिलिटी एंड शेप देना यूनिफॉर्म अप्रोच को टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस पे। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं। ये 3 मेंबर कमीशन है। ठीक है, इसको सपोर्ट मिलता है इंटरनल सेक्रेटरीट से, जिसको हेड करता है सेक्रेटरी। ठीक है, मेंबर्स डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, पब्लिक सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। CSE जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है
इसके पास फुल एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। ये प्रिपेयर करता है एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट, एक्सरसाइज करता है फंक्शनल सुपरविजन। ठीक है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इसके ओवर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ओवर, और क्रिएट करता है शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, ये फैसिलिटेटिंग करता है क्रिएशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इवॉल्विंग अ हार्मोनियस डिसिलोइड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, रिकमेंड करता है पॉलिसी इंटरवेंशन इन एरियाज ऑफ पर्सनल HR टू DOPT। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। नाउ बिल्स फॉर लैंडिंग बिल 2025, पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है। तो इस बिल के बारे में जानते हैं। ये जो बिल है इसका मकसद है अपडेट करना और सिंप्लीफाई करना लीगल फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, इट विल रिप्लेस द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856। ए बिल ऑफ लैंडिंग रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट जो इट वॉज इशूड बाई ए फ्रिगेट कैरियर टू अ शिपर। ठीक है, फ्रिगेट कैरियर किसको इशू करता है? शिपर को। इसमें डिटेल्स होती हैं, टाइप एंड क्वांटिटी, कंडीशन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जिनको कैरी किया जाता है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये एक दिन छोड़ के आएगा। ठीक है, तो ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, पहले खुद पढ़ना, नोट बनाना, प्रिपेयर करना, फिर आपको सटीक बताना। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी मेहनत है उसका फल मुझे आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।